अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको आज़ादी का दिन या यौम आज़ादी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा मुल्क दिया है जहाँ पे हम आराम से सुकून से आज़ादी के साथ वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो है वो करम है परवरदिगार का कि उसने हमें ये मुल्क अता किया। उसका शुक्र अदा किया करें, और उसका शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम नमाज अदा करें। ठीक है ना। और इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आज के दिन मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और शुक्र अदा करने के लिए जो है 2 नफल 2 रकात नमाज ज़रूर अदा करें। शुक्र अदा करें अपने परवरदिगार का कि उसने हमें सरजमीन दी है रहने के लिए, और वो भी अपनी आज़ादी के साथ और मर्ज़ी के साथ सुकून के साथ रहने के लिए। ठीक है, जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगियाँ अपनी मर्ज़ी से गुजार सकते हैं। और उसके अलावा एक और काम ज़रूर कीजिएगा, एक छोटा सा प्लांट लें। कोई भी आप ले सकते हैं, 30-40 रुपीज़ का आ जाता है इजीली, प्यारा सा। क्योंकि आप लोग ने बाकी सब ने शॉपिंग की होगी अपने ड्रेसेस की भी और और चीज़ों के लिए भी। तो एक छोटा सा प्लांट लें और उसको भी कहीं पे अपने घर के पास या अपने घर में अपनी गली में उसको वहाँ पे प्लांट करें। ठीक है, अपनी कंट्री के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बट्रैकोस्पर्मम है। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया करें दूसरों की। ठीक है, और उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, क्वेश्चन के लिए, हेल्प के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको आंसर कर सकूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक बट्रैकोस्पर्मम है। रोडोफाइटा हमने स्टार्ट किया था और रोडोफाइटा की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की थी, और उसी में बट्रैकोस्पर्मम फर्स्ट स्पीशी है। इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशी है। इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन है सबसे पहले। इसमें यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, मैं आपको ठीक करवा देती हूँ, उसको आप वैसे ही अपनी बुक्स पे ठीक कर लें। ये बुक भी जो है आपको पता ही है, ये वही कारवान वालों की बुक जो हम यूज़ करते हैं। तो उसी से जो है हम ये वाला टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये है डिवीजन रोडोफाइटा, ये पोडोफाइटा है। यहाँ पे या तो ये मिसप्रिंट हो गया या फिर आई थिंक मुझसे इसमें जो है ना वो ठीक तरीके से वो हो नहीं सका। तो दिस डिवीजन इज रोडोफाइटा। ठीक है, क्लास इज रोडोफाइटी और रोडोफाइसी, ऑर्डर इज निमेनियलिस, एंड फैमिली इज बट्रैकोस्पर्मम। नो, इट्स बट्रैकोस्पर्मी। ठीक है, बट्रैकोस्पर्मी है ये फैमिली, ये तो मिसप्रिंट है। उसके बाद जीनस है बट्रैकोस्पर्मम। हैबिटेट, हैबिटेट में क्या है, बट्रैकोस्पर्मम विच इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बट्रैकोस फ्रॉग एंड स्पर्मा मीन्स सीड, सो इट इज लाइक फ्रॉग की तरह की स्पीशी होगा। और ये फ्रेश वाटर अलगा है, ये फ्रेश वाटर में रहता है, ये साफ सुथरी अलसी है, ये साफ जगह पे रहती है। ठीक है, यानी साफ पानी में रहती है। ठीक है, क्लीन वाटर में रहती है, किसी डर्टी प्लेस पे ये सर्वाइव नहीं कर सकती। पूल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, जनरली इन द कोल्ड रनिंग वाटर स्ट्रीम्स, यानी जो कोल्ड रनिंग वाटर है वहाँ पे ये रहती हैं ठंडे पानी में। एंड इट प्रेफर्स कूल वेल एरेटेड एंड क्लीन वाटर, यानी साफ सुथरा पानी हो, वेल एरेटेड हो, वहाँ पे एयर की जो है वो क्रॉसिंग जो है वो भी अच्छी हो, वहाँ पे ये ज़्यादा रहती हैं। ये मोस्ट कॉमन है बट्रैकोस्पर्मम। द थैलस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्पोन लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पोन लाइक मैस होता है। जब आप देखते हैं कभी फ्रॉग का स्पोन देखें, जब उसमें स्पर्म्स की और एग सेल्स की फर्टिलाइजेशन होती है, यानी एक जगह पे इनका रिलीज होता है वाटर में। ठीक है, और वहाँ पे एक गैदरिंग हो जाती है, एक मैस बन जाता है जहाँ पे स्पर्म और एग्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम स्पॉन कहते हैं। जो उसकी स्पॉनिंग कंडीशन है, स्पॉनिंग सीजन होता है फ्रॉग्स का, तो उसी तरह ये भी होते हैं। इनका भी मैस इसी तरह होता है थैलस का। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं विद द थिक म्यूसिलेज, थिक म्यूसिलेज होती है जो इसको ऊपर से कवर कर देती है। सो दिस इज कॉमनली कॉल्ड द फ्रॉग स्पोन, तो इसलिए इसको इसका नाम भी जो है वो फ्रॉग स्पोन ही दे दिया गया है इसकी इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी मीन्स उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। दी थैलस इज वॉयलेट और द ब्लू ग्रीन कलर, बहुत प्यारा खूबसूरत सा कलर है ये वॉयलेट और ब्लू ग्रीन, इस तरह की उसकी शेड होगी। इट इज सॉफ्ट थिक जिलेटिनियस, यानी सॉफ्ट है, थिक है, जिलेटिनस, जेलेटिन की तरह जो है वो जेली लाइक कह लें उसको आप, सोफी ग्लूई ग्लूई सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड दी प्लांट्स ग्रोइंग इन द डीप वाटर्स आर रेडिश, और जब ये प्लांट ग्रो करते हैं डीप वाटर में तो ये रेड कलर के होते हैं। वैसे ब्लू वॉयलेट ग्रीन कलर है, लेकिन जो डीप वाटर में होते हैं वो मोस्टली रेडिश होते हैं। एंड द मैच्योर थैलस अपीयर एज ए चेन ऑफ द बीड्स, और जो मैच्योर थैलस है उनकी अपीयरेंस है बीड्स की तरह। आप देखिए उन्होंने 3 अलग अलग चीज़ें बताई हैं। एक है वॉयल ब्लू ग्रीन कलर उसका,
दूसरी बात है जो अगर वो बहुत डीप वाटर्स में तो वो रेडिश कलर के होंगे, और अगर वो मेच्योर थैलस है तो उसकी अपीयरेंस किस तरह से होगी, बीड्स की तरह। बीड्स एक दूसरे के साथ जैसे मोती प्रोए होते हैं धागे के अंदर, या जिस तरह आप उसको तस्बीह की एग्जांपल देते हैं या नेकलेस की एग्जांपल देते हैं, उस तरह की इसकी अपीयरेंस है। डी थैलस शो द यूनिएक्सियल अरेंजमेंट, यानी एक ही एक्सिस होता है, यूनिएक्सियल उसकी अरेंजमेंट है। एंड हेटरोट्राइकस, हेटरोट्राइकस हैबिट का मतलब ये होता है कि उसमें दरमियान में कुछ सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, उनका साइज डिफरेंट होता है, उनकी शेप डिफरेंट होती है। बाकी सेल एक जैसे होते हैं, अंदर अंदर कुछ सेल होते हैं जो डिफरेंट, जैसे हम नोस्टॉक में पढ़ते हैं ना, उसमें दरमियान में एक सेल आ जाता है, उसका साइज भी चेंज होता है, उसकी अपीयरेंस भी डिफरेंट होती है। इसी तरह इसके बीड्स में भी सब एक जैसे होंगे, लेकिन कुछ सेल्स के बाद एक सेल जो है वो डिफरेंट आ जाएगा। उसके बाद क्या है, देयर इज ए रिड्यूस्ड प्रोस्टेट सिस्टम, उसमें प्रोस्टेट सिस्टम है और इरेक्ट सिस्टम है। प्रोस्टेट सिस्टम जो है वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम होता है। आप किसी भी तरह के प्लांट में देख लें, आप एल्जी में देखें, फंजाई में देखें, कहीं पे भी आप जब थैलस की ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे ना और वहाँ पे प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम होगा, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि एक प्रोस्टेट सिस्टम होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक इरेक्ट सिस्टम होता है जो वर्टिकल ब्रांचिंग के लिए होता है, यानी दरमियान में जैसे एक स्टेम हो और उसकी ब्रांचेस निकल है, लेकिन हम इसको यहाँ पे स्टेम रूट का नेम नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो तो एडवांस प्लांट्स में होता है, इसलिए फिर यहाँ पे जो है हम प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम का नेम देते हैं। तो दिस इज द प्रोस्टेट सिस्टम एंड विच इज द प्लांट्स टू अटैच टू दी सबस्ट्रेटम, यानी प्रोस्टेट सिस्टम जो है उसको हेल्प करेगा कि वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो सके। एंड द इरेक्ट सिस्टम ब्रांच एंड फ्लोट्स लैटरली लाइक द वाटर, और जो इरेक्ट सिस्टम है वो आराम से जो है वाटर में फ्लोट करता है और वो इरेक्ट होता है, एरियल होता है। द मेन एक्सिस इज कॉर्टिकेटिव, जो दरमियान वाला मेन एक्सिस होगा वो कॉर्टिकेटिव होगा, मींस उसमें कॉर्टेक्स की लेयर होगी, कॉर्टिकल सेल्स होते हैं। एंड द रो ऑफ इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स, और साथ में उसमें इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स की भी एक रो होती है विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। यानी मेन एक्सिस जो है वो उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, और साथ में एक पूरी सेल्स की रो है, यानी वही नोड्स इंटरनोड्स जो पूरी सेल की रो है उसमें दरमियान में नोड्स और इंटरनोड्स का एरिया होगा जो उसमें दरमियान में डिवीजन कर देगा, और सेल्स जो है वो कॉर्टिकेटेड होंगे, इज फ्रीक्वेंटली ब्रांच्ड, और ये जो है जो इंटरनेट्स और नोड्स और इंटरनोड्स बन रहे हैं उनके साथ ही वहाँ पे जाहिर है नोड से ब्रांचेस निकलती हैं। तो ब्रांचेस जो है इसमें टू टाइप्स होती हैं, ब्रांचेस की वो टू टाइप्स कौन सी हैं, एक लिमिटेड ग्रोथ है और एक अनलिमिटेड ग्रोथ है, उसके नाम से पता चल रहा है, इसको अंडरस्टैंड कर लिए रीडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब लिमिटेड ग्रोथ क्या है और अनलिमिटेड ग्रोथ क्या है, नोड से ब्रांचेस ने निकलना है, एक लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस निकलेंगी, वो कैसी होंगी कि वो नोड से निकलेंगी, सब एक ही बेसल पॉइंट से ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट सबकी सिमिलर होती है, एक ही साइज की होती है, जब वो एक ही पॉइंट से निकलेंगी तो वर्ल की शेप में पूरे नोड को कवर कर लेंगी, ठीक है। और इस तरह से होगा कि उनकी जो ब्रांचेस है उनकी ग्रोथ एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट कर जाती है, जैसे ये फर्स्ट लाइन में है, दीज आर द वर्ल फ्रॉम द नोड्स एंड द आफ्टर ग्रोइंग टू ए सर्टेन लेंथ, जो भी उसकी ग्रोथ होती है सर्टेन सम टाइम ऑफन टर्मिनेट, वो रुक जाती है उसकी ग्रोथ, और टर्मिनेट करने के बाद जहाँ पे रुकती है वहां से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। These consist of the monoliform cell arranged in the form of the chain of the beads, और ये जो monoliform जो cells हैं इनके ऊपर मोनोलिफॉर्म सेल्स की तरह होते हैं, मतलब एक बीड की तरह, एक नेकलेस की तरह, ठीक है। एंड ऑल द ब्रांचेस ऑफ ए वर्ल्ड आर ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड इधर फॉर्म द ग्लोबूस स्ट्रक्चर नोन एज द ग्लोमेरुल, जब वो एक ही साइज की निकलती हैं, एक ही पॉइंट से निकलती हैं, वर्ल्ड का स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं दैट दिस इज ग्लोमेरुल, ठीक है। समझ आ रही है ना बात की आपको, अगर नहीं आ रही तो उसको कमेंट में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट द ब्रांचेस ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ में क्या होगा भाई, उनका कोई उनको रोकने वाला नहीं है जितना उनका दिल करेगा उतना ही ग्रो करेंगे, ठीक है। दीज ब्रांचेस आर राइज फ्रॉम द बेसल सेल ऑफ द ब्रांच ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ, जहां से लिमिटेड ग्रोथ का बेसल सेल था वहीं से ये भी ग्रोथ करेंगी। एंड दीज ऑल्सो डिफरेंशिएट इनटू नोड्स एंड इंटरनोड, इसमें भी नोड्स और इंटरनोड्स जरूर होते हैं, कॉर्टिकेटेड भी ये जरूर है। फ्रॉम द नोड्स ब्रांचेस आर फ्रॉम द नोड्स ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ अराइज, नोड से लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस निकल रही हैं। एंड द सेल्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द अनलिमिटेड ग्रोथ आर कंपैरेटिवली लॉन्ग, ठीक है। जो अनलिमिटेड ग्रोथ के सेल्स है ना उनका साइज भी बड़ा है देन दोज ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ, सेल्स का भी साइज बड़ा है और उनकी वैसे भी लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि वो तो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली है, जो लिमिटेड वाली है वो अपनी एक लेंथ के बाद आगे ग्रोथ नहीं करती, ठीक है। आई होप कि अब आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या फर्क है। ये इसकी फिगर है, इसको आप देखें, ये देखें आप इधर वाली साइड पे देखें ना, राइट साइड पे अपनी ये बीड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये थोड़ी क्लियर नहीं है आपको, मेरे ख्याल से नजर आ रही होगी, लेकिन आप बुक पे देख लें, आपकी जो बुक है कारवान की
जिससे हम लोग ये सब स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको देख कर लें। और ये देखें इस साइड पे मेरे कर्सर को देखें, ये सारी क्या है, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये उसकी ग्रोथ ब्रांचेस का सारा वो बता रहे हैं कि किस तरह से ब्रांचेस जो ग्रो कर रही हैं, एक ही नोड से वो सारी निकल रही हैं और ये बीड लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, ठीक है। वर्ल्स उन्होंने आपको दिखा दिया, वर्ल ऑफ लेटरल्स किस तरह के उसके वर्ल्स बनते हैं, और एक्सिस बता दिया, दरमियान वाला सिंपल एक्सिस जो है जिसको हमने यूनी एक्सिल का है क्योंकि उसका एक ही एक्सिस होगा ना। और शॉर्ट लेटर ब्रांचेस भी बता दिए हैं, लॉन्ग लेटर ब्रांचेस भी, दोनों अलग अलग से भी बताई हैं, ठीक है। और ये देखिए उसमें हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर निकल आते हैं, ये हेयर वाला वर्ड नजर आ रहा है, तो ये क्या है, ब्रांचेस के ऊपर हेयर बन गए हैं, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर। मेरे कर्सर को देखें ना, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद कॉर्टिकल सेल है जो ऊपर से उसके कॉर्टिकल सेल्स हैं, उन्होंने इसको कवर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ग्रोथ ऑफ थैलस है, यानी थैलस की ग्रोथ किस तरह से होती है, जो ग्रोथ थैलस है वो किस तरह से ग्रो करता है। The growth of the thallus is by hemispherical dome shape apical cell, यानी कि एक ब्रांच के ऊपर डोम शेप एपिकल सेल होगा एक्सियल फिलामेंट के ऊपर। एक्सियल फिलामेंट से ग्रोथ होगी ना सेल की, जो उसका मेन एक्सिस है। तो एक डोम शेप सेल है जो इनिशियल के तौर पे एक्ट करेगा थैलस की ग्रोथ के लिए। A little distance behind the apical cell 4 to 6 small protuberances develop and its lateral side, which are cut off by the transverse fold to form the pericentral cells। और ये जो पेरिसेंट्रल सेल क्या करेंगे, ईच फंक्शनिंग एज इनिशियल ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ। अब मैं आपको समझाती हूँ इस पूरी बात का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ब्रांचेस जो हैं, एक मेन एक्सिस है थैलस का, ठीक है, उसका जो एपिकल सेल है वहां से थैलस की ग्रोथ ने स्टार्ट होना है, ठीक है। वहां पे एक सेल होगा जिसको हेमिस्फेरिकल कह रहे हैं या डोम शेप कह रहे हैं, एक गुंबद नुमा सेल जो पूरा स्फेरिकल फॉर्म उसकी नहीं होगी, हेमिस्फेरिकल की फॉर्म में होगा, एपिकल सा स्ट्रक्चर होगा, वहां से ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस उससे पीछे आ जाएंगे एपिकल सेल से, 4-5 सेल, या जैसे लिखा है 4 to 6 स्मॉल ट्यूबरेंसेस, नीचे पीछे आएंगे थोड़ा सा तो उसमें 4 to 6 स्मॉल ट्यूबरेंसेस निकल आएंगे। तो ट्यूबरेंसेस मीन कुछ आउट ग्रोथ सी, ठीक है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें ऐसे ऊपर से ग्रोथ हो जाएगी। और वो क्या होगी, वो इसलिए होगी ताकि वहां से लिमिटेड सेल्स की जो लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस है ना वो ग्रो कर सकें, ठीक है। उसमें जब डिवीजन होती है तो वो और सेल बनते हैं, और वो एक सेल, हर सेल, ईच सेल जो है वो ऐसे इनिशियल एक्ट करता है कि उसने जो है वो लिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांच है ना उसने वो बनानी है, ठीक है। अब आपको समझ आइए ना बात की। हर सेल, ईच सेल इज फंक्शनिंग लाइक इनिशियल फॉर द ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, यानी हर सेल जो फंक्शन करेगा लिमिटेड ग्रोथ के लिए। और उसके अलावा इट्स डिवाइड्स रिपीटेडली टू प्रोड्यूस द स्मॉल ब्रांचेस एंड इट्स सेल्फ रिमेन स्मॉल एंड इज नाउन एज द बेसल सेल। और उस सेल को हम बेसल सेल कहेंगे क्योंकि वो खुद तो वहीं पे रह जाएगा ना, और उससे और ब्रांचेस या और सेल निकल आते हैं लिमिटेड ग्रोथ के लिए। The axial segment elongates to form elongated cylindrical internodal cell of the axial filament। जो axial cell का दरमियान वाला एपिकल सेल था वो वैसे ही elongate करता रहेगा जो axial filament है, ठीक है। वो किसके लिए, वो नोड्स और इंटरनोड्स बनाने के लिए। As a result of elongation, the pericentral cells are separated। वो सेंट्रल सेल जो अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, एंड गिव अपीयरेंस ऑफ अ नोड बियरिंग वर्ल ऑफ द ब्रांचेस। यानी हर सेल जब अलग होगा उससे ब्रांचेस निकलेंगी, तो वो हर सेल एक नोड के तौर पे एक्ट करेगा और उस नोड के ऊपर लिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांचेस हैं उनका एक वर्ल बन जाएगा। Cortical filaments arise from the basal cell of the branch of the limited growth and these run down the axial filament to envelop the internode। तो उसका फिर क्या फायदा होता है कि जो कॉर्टिकल सेल हैं वो बेसल सेल से निकलते हैं और ब्रांचेस को कवर कर देते हैं ताकि वो इंटरनोड का एरिया भी बना सकें। सेल स्ट्रक्चर क्या है, दी प्रोटोप्लास्ट है। इस प्रोटोप्लास्ट, मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ, रीडिंग में ऐसा कुछ खास नहीं है। प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इट इज बाउंडेड बाय द 2 लेयर्ड वॉल। अब हमने पढ़ा था ना रोडोफाइटा की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इसकी लेयर जो सेल वॉल जो वो डबल लेयर्ड होती है। जो इसकी आउटर लेयर है वो पैक्टिक मटेरियल की कॉम्पोजिशन होगी, जो इनर लेयर है उसमें सेलुलोज की कॉम्पोजिशन होगा। और उसमें क्या है, हर सेल यूनिन्यूक्लिएट एंड कंटेन्स मैनी क्रोमेटोफोर। हर सेल में यूनिन्यूक्लिएट होता है लेकिन उसमें यानी एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसमें क्रोमेटोफोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पेराइटल पोजीशन में उसमें वो प्रेजेंट है, यानी साइड्स पे वॉल्स के साथ। और ईच पायरानाइड इज प्रेजेंट इन द ईच क्रोमेटोफोर। हर क्रोमेटोफोर में एक पायरानाइड प्रेजेंट होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ द स्टार्च। एंड दी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर आल्सो फाउंड इन द क्रोमेटोफोर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डी क्रोमेटोफोर में प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल डी है। और कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट फॉर द रेड एलजी, रेड एलजी के लिए कौन कौन से होंगे, रेड के लिए फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोरिथ्रिन, आपको मैंने पहले भी बताया।
एंड द गोल्जी ऑपरेटर्स माइटोकॉन्ड्रिया वो भी सब इसमें प्रेजेंट है, और इसके अलावा फ्लोरिडीन स्टार्च एज ए स्टोर्ड मटेरियल साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया जो इस पैराग्राफ में है, इसको रीड करें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको लेक्चर जो है वो पसंद आ गया होगा। पूरी कोशिश की आपको समझाने की मैंने, फिगर्स को कुछ और क्लियर तरीके से आप बुक में देखें, आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा आप गूगल पर सर्च करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखा करें, और जो 2 काम मैंने आपको किए वो आपने ज़रूर करने हैं, और अगर आप चाहें तो कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपने वो काम किए हैं या नहीं। ठीक है, और उसके अलावा वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।